हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज। वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। देखिए फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल के 12 अक्टूबर को जो तीनों शिफ्ट में एग्जाम हुई है उनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम जानेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, अगर हम एग्जाम की बात करें तो तीनों शिफ्ट की एग्जाम में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का जो पोर्शन है वो काफ़ी सिंपल पूछा गया है। अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस भी काफ़ी सिंपल पूछा गया है, लेकिन मैं इसे सिंपल टू मॉडरेट बोलूँगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो पेपर काफ़ी सिंपल थे। तो चलिए सबसे पहले हम जीएस के पोर्शन का एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन के साथ जो अन्य डिटेल मैं आपको बताऊं उसे भी आप याद रखना, क्योंकि आने वाली शिफ्ट में वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो बिहार के सासाराम में स्थित है। देखिए, ये अकबर के पहले आए थे, तो अकबर का भी मकबरा पूछा जा सकता है। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। अगर हम शेरशाह सूरी की और डिटेल देखें तो देखिए, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। ये क्वेश्चन आता है, इसे याद रखिएगा। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद। देखिए, 1539 में शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया था और उसके बाद शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की थी। इसके पहले इन्हें शेरखा के नाम से जाना जाता था। देखिए, शेरखा नाम इन्हें बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने दिया था। तो याद रखिएगा, फरीद, शेरखा और फिर शेरशाह सूरी। ठीक है, चौसा के युद्ध के बाद 1539 में इन्होंने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की। देखिए, 1545 में कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में उक्का नाम की जो ये तोप चला रहे थे वो इनके हाथ में फट जाती है और इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर? उसके बाद इनका बेटा इस्लाम शाह इनका उत्तराधिकारी बनता है। देखिए, मध्य प्रदेश पीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था? तो इनका बेटा इस्लाम शाह। गॉरफील्ड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, गॉरफील्ड ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट की पत्रिका विजडन को क्रिकेट की बाइबिल कहा जाता है और क्रिकेट का मक्का कहा जाता है लॉर्ड्स को, जो कि इंग्लैंड में है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो वर्तमान में भारत के विदेश सचिव है हर्षवर्धन श्रृंगला। 29 जनवरी 2020 को भारत के नए विदेश सचिव बने हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। 17वीं लोकसभा में भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो देखिए, 17वीं लोकसभा में भारत के वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया है 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी और इसके पहले जो गवर्नर बने थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। तब इसके गवर्नर थे सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख ही आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर भी है। इसे याद रखिएगा। अगला देखिए, उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। तो देखिए, एशिया और अफ्रीका को अलग करता है लाल सागर। इसका लाल रंग जो है वो लाल कलर की शैवाल के कारण है। यही सागर एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन की याद में मनाया जाता है। देखिए, सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिन्हें 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल दिया गया था। तो इन्हीं की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन देखिए, 2019 फिजिक्स का नोबेल किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए, 2019 में फिजिक्स का जो नोबेल है वो 3 लोगों को प्रदान किया गया है, माइकल मेयर, जेम्स पीबल्स और डिडियर क्लोजोव। देखिए दोस्तों, एग्जाम में 2019 के नोबेल पूछे जा रहे हैं क्योंकि 2020 के जो नोबेल है वो अक्टूबर में अभी दिए गए हैं। तो क्योंकि पेपर सेट हो चुके हैं तो यहाँ के नोबेल पूछे जाने की संभावना कम है। इसीलिए 2019 के जितने भी नोबेल है उन्हें आप याद करके जाइएगा, क्योंकि साहित्य का भी नोबेल पूछा गया है तो वो पीटर हैंडके को दिया गया है 2019 में। देखिए, 2019 के नोबेल पे हमने एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से वीडियो बनाया है, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। आपके नोबेल से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में फाइनेंशियल इमरजेंसी किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 18 में, इसे याद रखिएगा, भाग 18 में इमरजेंसी का उपबंध किया गया है। आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आपातकाल का उल्लेख है। इसमें मुख्य रूप से 3 आपातकाल दिए गए हैं। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360
फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब वित्तीय आपातकाल। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आर्टिकल 360। अब इसे याद रखिएगा कि देश में राष्ट्र आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन तो लगता ही रहता है, और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है आज तक देश में कभी नहीं लगाई गई। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगाई गई है, तो एक बार भी नहीं लगाई गई। और फाइनेंशियल इमरजेंसी संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 360। और आपातकालीन उपबंध किस भाग में है, तो भाग 18। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए 26 नवंबर को देश में संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था। तो उसी की याद में संविधान दिवस 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी। तो देखिए सिंधु घाटी का जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा, और ये खोजा गया था 1921 में। और हड़प्पा को खोजा था राय बहादुर दयाराम साहनी ने। इसके एक साल बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखल दास बनर्जी ने। तो इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति पद की जो योग्यता है वो संविधान के आर्टिकल 58 में दी गई है। अब देखिए इसके तहत भारत के राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं दी गई है, जिसमें कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति 35 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही बन सकता है। देखिए भारत के राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं है कि भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, न कि वो लोकसभा का सदस्य हो, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। क्लियर। तो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, गंगा का उद्गम स्थल है। तो देखिए गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी अगर हम टोटल लंबाई देखें तो 2525 किलोमीटर है। देखिए गंगा नदी उत्तराखंड में महान हिमालय के गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि महान हिमालय उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 2018 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, पुरस्कार और सम्मान पे हम एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा होता तो ये क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करते। हमने वहां पर भी बताया था 2018 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड अमिताभ बच्चन को दिया गया है। पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है। तो देखिए पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, लेकिन एक पर्टिकुलर राज्य पूछा जाए तो ये आंध्र प्रदेश में है, क्योंकि आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील पर स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत के सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। तो याद रखिएगा पुलिकट झील भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है। और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि किन 2 राज्यों की सीमा पर है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। अगला क्वेश्चन है, खून का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए खून का पीएच मान होता है 7.4। देखिए कोई भी पदार्थ अगर 7 पीएच मान के नीचे है तो वो अम्लीय प्रकृति का है, और अगर 7 के ऊपर है तो वो क्षारीय प्रकृति का है। अब क्योंकि खून का जो पीएच मान है वो 7.4 है, तो खून जो है वो क्षारीय प्रकृति का है। देखिए अगर हम पानी की बात करें तो पानी का पीएच मान 7 होता है, मतलब पानी उदासीन प्रकृति का है, इसलिए पानी का ना तो टेस्ट आता है ना ही उसकी गंध आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल अवार्ड 2020 किसने जीता। तो देखिए पुरस्कार और सम्मान में ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ाया था। क्रिस्टल अवार्ड 2020 जीता है दीपिका पादुकोण ने। हड़प नीति का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी भारत में हड़प नीति के जनक माने जाते हैं। अगर हम लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो ये 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में हड़प नीति लागू की थी, और हड़प नीति के तहत भारत में हड़पा गया पहला राज्य था सतारा। इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हड़प नीति के तहत भारत में हड़पा गया पहला राज्य कौन था, सतारा। देखिए लॉर्ड डलहौजी के समय ही 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली रेल चली थी मुंबई से ठाणे तक, जो कि 34 किलोमीटर चली थी। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की स्थापना कब की गई। तो देखिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बारे में आप सभी जानते हैं, ये मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना मई 1853 में की गई थी, और इसका जो जीर्णोद्वार किया गया था वो 1888 में किया गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस नेशनल पार्क से की गई थी। तो सबसे पहले तो यही याद रखिए
कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, तो 1973 में। और भारत में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, और ये नेशनल पार्क भारत के उत्तराखंड राज्य में है। अगर हम इस नेशनल पार्क की बात करें तो ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जो कि 1936 में स्थापित हुआ था। देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कैलाश सांखलिया को माना जाता है, इसीलिए कैलाश सांखलिया को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। देखिए, लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गई थी। इनके बीच जो समझौता हुआ था वही लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसे भी याद रखिएगा कि लखनऊ पैक्ट कौन से सन में हुआ था, तो 1916 में। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? तो देखिए, लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला करता है लोकसभा अध्यक्ष। इसके अलावा देखिए दोस्तों, कोई भी बिल मनी बिल है, इस बात का फैसला भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, और दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। इन दोनों क्वेश्चन को भी याद रखना, किसी भी शिफ्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, जो कि राजस्थान के कोटा से लोकसभा के सदस्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? तो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। भूटान का राष्ट्रीय खेल है? तो देखिए, भूटान क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है, इसीलिए इसका राष्ट्रीय खेल पूछा गया है। देखिए, भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। साइलेंट वैली भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली भारत के केरल राज्य में स्थित है। इसके अलावा देखिए, फूलों की घाटी मतलब फ्लावर वैली भी पूछा जाता है, तो उसे याद रखिएगा, फूलों की घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में है। क्लियर? तो साइलेंट वैली केरल में और फूलों की घाटी उत्तराखंड में। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारतीय शहरों में शीर्ष स्थान किसका है? तो देखिए, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारत का सबसे स्मार्ट शहर घोषित किया गया है हैदराबाद को, और अगर भारत का सबसे स्वच्छ शहर पूछता तो वो होता इंदौर। राज्य विधानमंडल किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो देखिए, भारत के संविधान के आर्टिकल 168 में राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। मिस यूनिवर्स 2019 के विजेता कौन हैं? तो देखिए दोस्तों, अगर आपने खेल पुरस्कार और सम्मान वाला वीडियो देखा होता तो वहां पर लास्ट में नोट में ये आपको पढ़ाया था। देखिए, मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता है जोजीबिनी टुंजी ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका की है। 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला है? तो देखिए, 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया गया है, और अगर 2019 में पूछता तो 2019 में यह पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है। तो दोनों क्वेश्चन यहां पर याद रखिएगा। हैदराबाद शहर किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद शहर स्थापित किया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा। वायुमंडल में ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? तो देखिए, वायुमंडल में समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर्स के नाम से जाना जाता है। देखिए, ओजोन परत का फॉर्मूला है O3, और ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। तो याद रखिएगा, ओजोन परत किस मंडल में है? तो समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तो वो समिति है प्रांकलन समिति। प्रांकलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य शामिल नहीं किया जाता, केवल लोकसभा के सदस्यों को ही प्रांकलन समिति में शामिल किया जाता है। कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है? तो कांडला पोर्ट का नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, और इसे भी याद रखिएगा कि कांडला पोर्ट भारत के किस राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। देखिए, 19 दिसंबर 1961 को ही गोवा पुर्तगालियों से आजाद हुआ था। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है 182 मीटर, और यह स्थित है भारत के गुजरात राज्य में। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो देखिए, 1857 ईस्वी की क्रांति में बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से इस क्रांति का नेतृत्व किया था। 1857 ईस्वी की क्रांति को अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया गया, और इसके बाद बहादुर शाह जफर को रंगून की जेल में ले जाकर बंद कर दिया गया, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर आंसर है रंगून। बहादुर शाह जफर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? रंगून में।
राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, और ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की याद में। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू लोक नृत्य असम राज्य का लोक नृत्य है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे भीमराव अंबेडकर। क्लियर? भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को, इसे याद रखिएगा। और भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है? तो इन्होंने आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो फ्रेंड्स, ये थे जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 12 अक्टूबर की शिफ्ट में पूछे गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, जीएस का जो पोर्शन है वो इजी टू मॉडरेट पूछा जा रहा है। कोशिश कीजिएगा कि जो करंट अफेयर्स आप पढ़ के जा रहे हैं वो मार्च 2020 के पहले का आप पढ़ के जाएं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में जो करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है वो लॉकडाउन के पहले का पूछा जा रहा है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि मार्च 2020 के पहले का जितना भी करंट अफेयर्स है वो आप रीड करके जाएं। ओके, चलिए, बेस्ट ऑफ लक। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। देखिए, आज हम 12 अक्टूबर को जो भी शिफ्ट हुई हैं एसएससी सीएचएसएल की, यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं, बहुत ही सिंपल पेपर था, बहुत ही इजी पेपर था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो ना बने या जो डिफिकल्ट हो या जो आपका ज़्यादा टाइम ले। तो बहुत ही इजी पेपर होने वाला है। आज हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे आज के सारे शिफ्ट्स के। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 या पहला क्वेश्चन क्या है? x - 2y = 3, x × y = 5, x² - 4y²। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम जनरली क्या करते हैं, वैल्यू पुट करके अगर काम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसी तरीके से कर देते हैं। कैसे? देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पर x की जगह 5 और y की जगह 1 रख दूं तो क्या हो जाएगा? देखिए, 5 - 2 × 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सेटिस्फाई किया। और यहाँ पर भी 5 × 1 5 होता है, तो यहाँ पर भी सेटिस्फाई किया। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1 रख देंगे, यानी 25 - 4 = 21। ये होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 8600 बांटे गए कुछ इस प्रकार कि x/y 3:4, y/z 5:2, y कितने रुपए मिलेंगे? बहुत ईजी क्वेश्चन था, यहाँ पर कुछ भी नया नहीं था। x/y और y/z दिया हुआ है। अगर आपने कंसेप्ट वीडियोस देखे हैं मेरे, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 3:4 और 5:2 दिया है आपको यहाँ पर, क्लियर है? तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, x/y/z निकालने। कितना कितना आएगा x/y/z? तो यहाँ से हमने तरीका देखा था, इस तरीके से हम निकालते थे। 15/20/8। टोटल करेंगे कितना आएगा? ये आएगा 43। इन सबको जोड़ने पर 43 आया और टोटल है एक्चुअली 8600। तो मैं यहाँ से एक की वैल्यू कितनी बोलूँगा? 200। जैसे ही मुझे एक की वैल्यू 200 मिली तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? y की। y का पोर्शन देखिए यहाँ पर कितना है? 20। अगर एक की वैल्यू 200 तो 20 की वैल्यू 4000। इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब कि मैं बता भी नहीं सकता ये कितने इजी क्वेश्चन है। अगर आपका मैथ्स थोड़ा भी ठीक ठाक है तो आप 25 क्वेश्चन इजीली आप 20 मिनट के अंदर, मतलब बहुत अच्छा मैथ्स भी नहीं है ना, तो भी आप 20 मिनट के अंदर इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, एक और काफ़ी फालतू सा क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको। sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा = 8। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ये प्लस में माइनस में, हालांकि जो क्वेश्चन है हमारे सामने कुछ इसी पैटर्न पे था। मैं इसी को सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है, कुछ भी नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, आने वाली शिफ्ट में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं, डेफिनेटली मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊँ, दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँ, इसको 8/1 मान लीजिएगा, इन दोनों को ऐड करूँ तो मिलेगा 2 cos थीटा अपॉन, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मिलेगा 2 sin थीटा, ऐड करूंगा तो मिलेगा 9, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मिलेगा 7। तो देखिए, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल। cos अपॉन sin क्या होता है? cot ही तो होता है ना, तो इसकी वैल्यू सीधा 9/7। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, cos x - y = √3/2 sin x + y 1/√2। x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, हम सभी जानते हैं cos x - y √3 कब होता है? तो देखिए, cos की वैल्यू √3 कब होती है? जब थीटा = 30 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ x - y जो है ना वो कितने के बराबर है? 30 के बराबर। sin x + y √2 कब होता है? जब ये 45 होता है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ x + y क्या होगा? 45 होगा। क्लियर? अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको? 2x = 75। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75/2। सिंपल है ना? यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन था। अब कंफ्यूजन ये था, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ये वाला क्वेश्चन है, कुछ बच्चे बोल रहे ये वाला क्वेश्चन है। मैंने दोनों ही ले लिए। यहाँ पर देखिए, कोसेक की वैल्यू क्या है? कोसेक √2 कब होता है? जब ये 45 डिग्री होता है।
और साइन 1/2 कब होता है? जब ये 30 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई की वैल्यू 45, x माइनस वाई की वैल्यू 30। कुल मिलाकर कहानी पिछले क्वेश्चन जैसी ही हो गई है। यहाँ पर भी 2x की वैल्यू, यानी इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा अगर मैं, तो कितना मिलेगा? 2x, और यहाँ कितना मिलेगा? 45 प्लस 30 75। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75/2। तो टेबल जरूर देख के जाइएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, टेबल देख के जाइएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए एक और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन। सेंट्रल एंगल 108 डिग्री का है, आपसे यहाँ पूछा है, सीधा सीधा हाफ हो जाता है, ये तो हम सभी को पता है ना। हाफ हो जाएगा, कितना होगा? 54 डिग्री। ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर सीधा यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 8, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल्स टू 12। आपसे पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप सीधा लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो बहुत ईजी है क्वेश्चन, है ना। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 8, ब्रैकेट 8 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 12। खत्म हो गया क्वेश्चन। 8 इंटू 64 माइनस 36। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? सब कुछ सॉल्व करेंगे 224 आपका आंसर होगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला आपको याद है। ये फॉर्मूला जरूर याद करके जाइएगा, आने वाली शिफ्ट में आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखने मिलेंगे। वैल्यूज चेंज रहेंगी पर क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से देखने मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है। क्या करना है देखिए, एक आयत बना लीजिए, है ना। इसकी लंबाई आपको 12 दी है और विकर्ण की लंबाई आपको 15 दी है। अब आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज बनता दिखेगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर मैं 3 का मल्टीपल देखूँ तो देखिए 3 के मल्टीपल पे ये कितने हैं? ये 5 है। ये 3 के मल्टीपल पे 4 है, तो ये कितना होगा? 3 का मल्टीपल पे 9 होगा, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखिए यहाँ पर इजीली आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कितना आएगा? 12 गुणित 9, लंबाई गुणित चौड़ाई कितना होता है? 108। बोलिए क्लियर है? सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। त्रिभुज XYZ में M व N भुजा XY और YZ की मध्य बिंदु है। बिंदु L M पर है और ML रेशियो LN 1:2 है। भुजा YZ की लंबाई ज्ञात करें। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर ये इसको मिड पॉइंट बताया गया। मिड पॉइंट का मतलब यहाँ और यहाँ ये जो रेशियो रहने वाला है क्या रहने वाला है? 1:1। यहाँ पर भी ये रेशियो क्या रहेगा? 1:1। अब देखिए यहाँ पर ये मिड पॉइंट थ्योरम लग रहा है और मुझे पता है मिड पॉइंट थ्योरम होता है तो क्या होता है कि यहाँ पर जो भी छोटा वाला ट्राइंगल है और जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इनके बीच का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 1:2। साइड्स का रेशियो हमेशा 1:2 होगा। मैं किस किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ? ट्राइंगल XMN और ट्राइंगल XYZ, इनके बीच की जो साइड्स का रेशियो है वो क्या होने वाला है? 1:2 होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात और बोली गई है कि यहाँ पर आपको बताया गया था कि ये 1:2 है। एग्जाम में एक क्वेश्चन और दिया था, एक एडिशनल डाटा और दिया था कि इस ML की जो लंबाई है ये 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए अब यहाँ पर ये टोटल कितना हो जाएगा? अगर ये 4 है तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। बोलिए क्लियर? ये 8 है तो टोटल MN कितना हो जाएगा? MN के लिए मैं बोल सकता हूँ 12। तो अगर मेरे लिए MN 12 है तो देखिए YZ यहाँ से देख लीजिए, MN 12 है तो YZ कितना होगा? जस्ट डबल होगा। कितना हो जाएगा? 24। बोलिए क्लियर है? यानी YZ की वैल्यू 24 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले पर लगाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100 होता है। इसके लिए कोई अलग से मेहनत भी नहीं करनी है। बस आपको यहाँ पर एक मेहनत क्या करनी पड़ेगी कि आपको पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? माइनस करने पर आएगा 10,000। देखिए आपने जमा किए थे 35,000, आपको अमाउंट मिला 45,000, तो ऑब्वियसली कितना ज़्यादा मिला? 10,000। तो वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना था वापस? 35,000 इंटू रेट, नहीं रेट 10% है, ओके। टाइम का नहीं पता, अपॉन 100। अब देखिए इजीली आप यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100/35। या आप इसको 20/7 भी बोल सकते हैं, या आप उसको 2 6/7 ईयर्स भी बोल सकते हैं। दोनों बोल सकते हैं ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तक मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी क्वेश्चन में कोई ऐसा खास दमदार सवाल नहीं था जो बहुत डिफिकल्ट हो। तो बिल्कुल जिनकी आगे शिफ्ट है वो रिलैक्स होके जाएं, आराम से ठंडे दिमाग से क्वेश्चन पेपर बनाए, बहुत इजीली बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है, इनके बीच 24 वर्षों का अंतर है, तो ए की आयु 3 वर्ष बाद क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इन दोनों के बीच अनुपात में अंतर कितना, 1। और अगर एक की वैल्यू 24 साल, एक की वैल्यू 24 साल, तो ए की आज की आयु कितनी होगी, 24 दिया 72 ईयर्स। बोलिए क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आपको। अगर ये 72 है तो आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद भाई साहब की उम्र कितनी होगी, 75 ईयर्स। मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तु को 2016 में बेचने पर 10% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस का 90% कितने के बराबर, 216 के बराबर। 90% मीन्स 9/10, 9 से काट लीजिए, कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा 24 बार में। 10 का गुणा कर दीजिए वहां पर, तो सीपी कितना आ जाएगा, 240। ऐसे तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, इतने इजी क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी आयत में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है और परिमाप 224 सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल, आयत है आपके पास, एक रेशियो है 5:2, टोटल परिमाप है 224। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, ऐसा भी देख सकते हैं कि जो टोटल पेरीमीटर आएगा वो भुजा के हिसाब से क्या आएगा, तो ये आएगा 10। देखिए ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो 10 और 4 14। कुल मिलाकर आपका जो पेरीमीटर आना चाहिए वो 14 एक्स आना चाहिए, 14 भाग आना चाहिए, 14 हिस्से आना चाहिए। 14 कितने के बराबर, 224 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आ सकती है, डिवाइड कर दें, एक की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो ये आएगा 16। और अगर एक की वैल्यू 16 तो आपसे लंबाई पूछे यानी 5 भाग की वैल्यू पूछे, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 सेंटीमीटर। बोलिए क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से, और ये बहुत ही अच्छा सवाल, 8 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है आप सभी को पता है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 2√ab। 2√ab का मतलब क्या होता है, 2 × √8 × 25। अब यहाँ से क्या क्या बाहर निकल सकता है, 5 और 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 20√2। ये होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, इन अ ट्रायंगल AOB एंगल AOB इज 90 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ना, ये आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। फिर बोला है कि जो ट्रायंगल AOB का एरिया है वो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये आपको बताया हुआ है। तो आपसे पूछा है एरिया ऑफ द सर्कल। अब देखिए यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो मैं इसका एरिया कैसे निकाल सकता हूँ, 1/2 r² करके मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ इस ट्राइंगल का, जो कि कितने के बराबर है, 18। 18 दूनी 36। r² की वैल्यू अगर 36 है तो r की वैल्यू कितनी होगी, तो आप इजीली बता सकते हैं r की वैल्यू 6 होगी, है ना। अब मुझे r की वैल्यू मिल गई है 6, तो अब मुझे पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, कैसे निकालूंगा, तो आप इजीली निकाल सकते हैं πr² से। तो पाई इंटू r² यानी 6 का स्क्वायर, तो 36 पाई। डेसिमल में दिया होता तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते या फ्रैक्शन में। फिलहाल ये आंसर क्लियर है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कितने समय में SI और प्रिंसिपल बराबर होगा अगर ब्याज की दर 12.5% है। तो अगर आपको थोड़ा भी आपने पढ़ा हुआ है, 12.5 का मतलब 1/8 होता है। एक साल में 1/8 बढ़ेगा तो पूरा 1 बढ़ने में कितना लगेगा, 8 साल लगेगा। आंसर 8 ईयर्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, a + b + c = 2 दिया है, 1/a + 1/b + 1/c = 0। अब यहाँ पर जैसे ही आपको इस टाइप की कंडीशन दिख जाए ना, आप समझ जाइएगा ये a + b, ab + bc + ca = 0 बोलना चाह रहा है। और आपसे पूछा गया a² + b² + c²। अब देखिए a² + b² c² के लिए आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूँ तो क्या होता है, तो a + b + c का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आपको पता है ना क्या होता है, स्क्वायर करने पर a² + b² + c² + twice of ab + bc + ca। तो अब यहाँ पर मुझे 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा, ये a² + b² + c² + 2ab bc ca, जिसकी वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है, यानी ये पार्ट 0, यानी a² + b² + c² की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, पर आपको आगे भी ऐसे क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये है इंटरसेक्शन, यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ है। देखिए ये भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है, AB 15। देखिए यहाँ पर ये पूरी AB जो है ना, ये 15 है, BP 9,
यहाँ से ये 9 है, तो देखिए 15 में से 9 गया तो ये कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब देखिए सीपी यानी सिर्फ ये वाला हिस्सा कितना है, 3 है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है पीडी, ये वाला हिस्सा पूछा है, ये वाली लेंथ पूछा है। तो आपको पता है यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगना है, आपको पता है AP इंटू BP इक्वल्स टू CP इंटू DP। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 इंटू 9 इक्वल्स टू 3 इंटू DP। 3 से काट लेंगे इसको 2 बार में, 9 दूनी 18, तो DP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन में CD पूछ लिया होता, अगर क्वेश्चन में CD पूछ लिया होता तो ये 18 आ चुकी है, 18 और 3 21, तब आंसर होता। तो क्वेश्चन देख के जाइएगा, एग्जाम में हो सकता है अगली शिफ्ट्स में आपको CD की वैल्यू पूछ ले। तो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ऐसे क्वेश्चन रेगुलरली देखने मिलते रहते हैं एग्जाम्स में, ईजी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक व्यक्ति आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और बाकी आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, औसत चाल ज्ञात करें। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम सभी को पता है, जब भी डिस्टेंस हाफ किलोमीटर होता है या हाफ डिस्टेंस होता है तो हम सभी को पता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये हम सभी को पता है 2 इंटू 30 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 30। ये नंबर इतनी बार सॉल्व किया है कि आपको याद हो गया होगा कि ये 24 किलोमीटर पर आवर होता है। 30 और 20 का 25 नहीं होता, याद रखिएगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अलग है, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये भी तब जब हाफ डिस्टेंस हो। तो यहाँ पर ये लगा के 24 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी एवरेज स्पीड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 437x 11 से भाजित होता है तो x का मान क्या होगा। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम सभी को पता है, अल्टरनेट नंबर्स का सम का डिफरेंस। अल्टरनेट नंबर्स देखिए यहाँ पर ये कितना है, 7 4 11 है, यहाँ कितना है, ये 3 और x है, तो 3 प्लस x। देखिए यहाँ पर इनका जो डिफरेंस है ना वो 0 होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तभी यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर मैं ऐसा समझ लेता हूँ 11 माइनस 3 माइनस x, ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 में से 3 गया तो 8। बोलिए क्लियर है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 8 मिल जाएगी, तभी ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान, ये हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है। खास बात यह है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी 10 ये भी 10। हमें पता है जब भी कोई समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो जो एंगल कॉमन होता है, जो एंगल दोनों इक्वल साइड्स के बीच में होता है, जब भी हम यहाँ से कोई हाइट डालते हैं तो ये सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर भी बनता है, ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, और ये एक तरीके से सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में भी बांटता है। बोलिए क्लियर है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये 16 है, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, आधा आधा हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 10 है और ये 8 है, तो मैं इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट का जस्ट डबल बोल सकता हूँ। ये 5 का दुगना है, ये 4 का दुगना है, तो ये कितना होगा, 3 का दुगना। 3 का दुगना यानी हाइट कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। पाइथागोरस ट्रिपलेट और उसके मल्टीपल्स आपको दिखने चाहिए तुरंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रिमाइंडर, शेष। बहुत बढ़िया, शेष के ऊपर सवाल है। नेगेटिव रिमाइंडर अगर बनता है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर -1 की पावर 77 आएगा, यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर -1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पॉजिटिव नहीं होने वाला, ये नेगेटिव ही रहेगा। नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है कि -1 कुल मिलाकर -2। तो देखिए रिमाइंडर कभी -2 नहीं होता, आपको इस नंबर में से 2 को घटाना पड़ेगा। 78 -2, एक्चुअल रिमाइंडर 76 होगा। ये होगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी इक्वल्स टू 11, a इंटू बी इक्वल्स टू 15, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वैल्यू पुटिंग वो ज़्यादा टाइम ले जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा इजीली यहाँ पर हो सकते हैं। 121 इक्वल्स टू 15 दूनी 30 होता है, तो ये 30 यहाँ पर रहेगा, इक्वल टू के बाद यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 91 बचेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 91। वैल्यू पुटिंग में आपको नंबर मिले ना मिले तो हर बार वैल्यू पुटिंग नहीं लगाना है। जहाँ पर इजी देखे कि वैल्यू पुटिंग के बिना फॉर्मूले से भी जल्दी काम हो रहा है तो वहाँ पर यही लगा दीजिए, कोई जल्दी नहीं है अपन को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x का 20% बराबर y का 30%, x रेशियो y। कितना कठिन सवाल, x का 20% बराबर y का 30%। मुझे समझ भी नहीं आ रहा ऐसे क्वेश्चन पूछ भी क्यों रहा है एसएससी। x अपॉन वाई 30/20, रेशियो कितना आ जाएगा, 3/2। सिंपल क्वेश्चन था, देख कर बता सकते थे, इतना तो सॉल्व भी नहीं करना होता, ये तो आपके लिए किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज की भुजाएं 11, 12, 13 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करें। कौन सा फॉर्मूला? हेरोन्स फॉर्मूला। बचपन में स्कूल में पढ़ा था। हेरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता है? सेमी पेरीमीटर, अंडर रूट सेमी पेरीमीटर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एस का फॉर्मूला क्या होता है? सेमी पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इन सबको जोड़ लीजिए, 11 प्लस 12 प्लस 13 बटे 2, कुल मिलाकर 36/2। 36/2 यानी 18। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखना है। एस की वैल्यू 18 है, एस माइनस ए का मतलब 11 है, तो 18 में से 11 गया, कितना बचेगा? 7 इंटू 12 जाएगा तो 6, 13 जाएगा तो 5। यहाँ पर ये क्लियर है। अब देखिए बाहर क्या क्या निकल सकता है, तो एक 3 निकलेगा, एक 2 निकलेगा, 6 बाहर निकल सकता है, बाकी सब अंदर रह जाएगा। क्या क्या अंदर बचेगा? 5 बचेगा, यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, तो ये बचेगा 105 अंडर रूट 6 अंडर रूट 105। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टेन थीटा 21/20 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको वापस दोबारा देखने मिलेंगे। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है कि नहीं? बोलिए क्लियर है? हालांकि इसको करने के कई तरीके। आप इसको कॉस से डिवाइड कर दीजिए फिर सॉल्व कर लीजिए, वो मत करिए। आप इसको ऐसे समझ लीजिए ना कि साइन की वैल्यू 21 है, कॉस की वैल्यू 20 है, उठाकर रख दीजिए 21 माइनस 20 अपॉन 21 प्लस 20। ऐसा क्यों कर पाया? क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल होना है। ऐसा मैं इसीलिए कर पाया क्योंकि यहाँ पर भी जो डिनोमिनेटर आएंगे और यहाँ पर भी जो डिनोमिनेटर आएंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसा सोच मत लेना कि साइन की वैल्यू 21 है, वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, कॉस की वैल्यू भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, बट वो डिनोमिनेटर्स कैंसिल होने थे तो हमने उसको डायरेक्टली मान लिया कि साइन 21 है, कॉस 20 है। वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा? 1/41। ऑप्शन जो भी आपकी ABCD होगा वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x इंटू वाई इक्वल्स टू 4। इसकी वैल्यू पूछी है। मैंने बोला अगर वैल्यू पुटिंग पहली बार में देखकर काम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मुझे यहाँ पर तुरंत दिख गया, ये 2 और ये 2 काम रखो तो हो जाता है। 2 दूनी 4 और 4 और 2 6। यहाँ पर देखिए 2 गुणित 2 कितना होता है? 4। अब देखिए 4 बनाने के कोई बहुत ज़्यादा तरीके हैं नहीं। 4 बनाने के लिए आपके पास 2 4 1 इंटू 4 है या 2 इंटू 2 है। तो मैंने 1 4 रख के देखा और 2 इंटू 2 रख के देखा, ज़्यादा अच्छा 2 इंटू 2 लगा तो मैंने वही रख के देखा पहले। इजीली क्वेश्चन हो गया है ना। हालांकि मैं इसको 1 और 4 रखता तो भी काम इजीली हो जाता, वहाँ से भी आंसर सेम आना है। चलिए 2 रख देता हूँ फिलहाल। 8 इंटू 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, प्लस अगेन 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो ये 64 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 64 प्लस 8 72 विल बी दी आंसर। बोलिए क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे एक सवाल था। सवाल कुछ ऐसा था कि छोटे वाले जो सर्कल की रेडियस है ये 5 है और बड़े वाले जो सर्कल की रेडियस है वो आई थिंक 13 है। हाँ 13 थी, 13 दी हुई थी और आपसे बोला गया था कि यहाँ से एक चौड़ बनी है बड़े वाले सर्कल से जो कि छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है। बड़े वाले सर्कल की चौड़ छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है, तो आपको बताना है इस चौड़ की लेंथ कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि सेंटर से जब भी मैं टेंजेंट को जोड़ता हूँ तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अब देखिए ये 5 है और ये 13 है, तो ऑब्वियसली पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये वाला जो पोर्शन होगा ये कितना आ जाएगा? ये 12 आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी बनेगी कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर भी मैं बोल सकता हूँ कि ये भी 13 होगा और ये भी 12 होगा। तो कुल मिलाकर जो चौड़ की लेंथ है ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? 12 और 12 24। तो ये लेंथ टोटल हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। इतने ईजी क्वेश्चन ही आए थे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। लेंथ ऑफ ट्रेन दिया है 250 मीटर, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दिया है 350 मीटर, टाइम टेक टू क्रॉस द ट्रेन 20 सेकंड। देखिए प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 20 सेकंड लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने के लिए एक ट्रेन आती है। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है? प्लेटफॉर्म की लेंथ है 350 मीटर, ट्रेन की लेंथ कितनी है? 250 मीटर। टोटल लेंथ कितनी हो गई? 600 मीटर्स। 600 मीटर्स को कवर करने में कितना सेकंड लगता है? 20 सेकंड। 20 सेकंड से डिवाइड कर देंगे, आपको स्पीड मिल जाएगी। पर याद रखेंगे स्पीड किस में मिलेगी? मीटर पर सेकंड में। बोलिए क्लियर है? ये मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर आपको स्पीड क्या मिलेगी? आपको स्पीड मिलेगी 30 मीटर पर सेकंड। जैसे ही आपको ये मिला तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, हो सकता है ये किलोमीटर पर आवर में हो तो आपको इसको 18/5 से डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है। इतना करने के बाद इसको ऐसा 6 से काट लेंगे। 8 6 48 का 8 4 कैरी, ये हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा अगर किलोमीटर में पूछा और मीटर पर सेकंड में ही पूछा होता तो 30 मीटर पर सेकंड पहले ही आ चुका है। तो देखिए जो भी शिफ्ट्स आ रही हैं बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही आसान है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा पढ़ के जाना था। अगर आपका मैथ्स नॉर्मल भी है,
बहुत एवरेज भी है तो भी आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली बना सकते हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की है तो आप इजीली 20 मिनट में सारे क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। मैं गौरव यादव एक बार फिर दोस्तों आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और यहाँ तक दोस्तों बात करता हूँ मैं मेरे सब्जेक्ट की, मतलब रीजनिंग की। तो रीजनिंग दोस्तों इतना सिंपल पूछा था, इतना इजी आया था कि आप नॉर्मली 15 मिनट में पूरे 25 क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको कंप्यूटर के कुछ एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, वो मैं आपको रीजनिंग के सेशन के लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, किस प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि हैकर को IZDJFQ लिखा जाए तो कंप्यूटर का कोड क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, सिंपली HACKER हैकर, और इसी के नीचे हम लिख लेंगे इसका कोड IZDJFQ। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये जो है शिफ्टिंग विद चेंज का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको यदि ABCD के नंबर याद होंगे तो आपको क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। जैसे H के बाद में क्या आता है दोस्तों, I मतलब क्या हो गया +1, A के पहले क्या आता है Z मतलब -1, C के बाद में D मतलब +1, K के पहले J मतलब -1, E के बाद में F मतलब +1 और R के पहले Q मतलब -1। तो दोस्तों यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या हुआ है, +1 -1 +1 -1 +1 और -1। वैसा का वैसे कोड हम किसका निकालेंगे, कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का कोड दोस्तों किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 और -1। ठीक है, चलिए आइए जोड़ दीजिए। C के बाद में D, O के पहले N, M के बाद में N, P के पहले O, U के एक बाद में क्या जाएगा V, T के पहले आ जाएगा S, E के बाद में आ जाएगा F और R के पहले क्या जाएगा Q। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, DNNOVSFQ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है यदि म्यूजिक को DKVYR लिखा जाए तो स्टार्ट का कोड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, म्यूजिक लिख लेते हैं। म्यूजिक को क्या लिखा गया है, देखिए DKVY और R। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से, यदि मैं C में एक जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा D। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों I में यदि मैं 2 जोड़ दूं तो क्या जाएगा K। उसी प्रकार से S में यदि मैं 3 जोड़ दूं तो क्या जाएगा V। आगे बढ़ते हैं, U में 4 जोड़ दें तो क्या जाएगा Y, और उसी प्रकार से M में यदि 5 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा R। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों कोडिंग किस प्रकार हो रही है, यहाँ पर जुड़ा है +1 फिर +2 फिर +3 फिर +4 और फिर +5। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कोड बना है। तो हमें स्टार्ट का कोड भी कुछ इसी प्रकार बनाना है। तो लिख लीजिए यहाँ पर START और लिख लीजिए यहाँ पर +1 +2 +3 +4 और +5। ठीक है, तो आइए दोस्तों जोड़ देते हैं। T में 1 जोड़ दीजिए क्या जाएगा U, R में 2 जोड़ दीजिए क्या जाएगा T, A में 3 जोड़ दीजिए क्या जाएगा D, T में 4 जोड़ दीजिए क्या जाएगा X और S में 5 जोड़ दीजिए क्या जाएगा X। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा UTDXX। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए मोबाइल को लिखा गया है 12, सिम को लिखा गया है 6, तो नेटवर्क का कोड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर मोबाइल को 12 कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, मोबाइल के कैरेक्टर कितने हैं 6, इसमें मल्टीप्लाई किसका कर दिया दोस्तों 2 का, तो 12। उसी प्रकार से देखिए सिम के कैरेक्टर कितने हैं 3, उसमें मल्टीप्लाई किसका कर दिया 2 का, तो क्या आ गया 6। अब देखिए उसी प्रकार से नेटवर्क के कैरेक्टर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 × 2 मतलब कितना आ गया हमारा आंसर यहाँ पर 14। तो नेटवर्क का कोड क्या होगा 14। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें एनालॉजीज पूछा गया है कि जिस प्रकार मुर्गी का संबंध अंडों से है उसी प्रकार गाय का संबंध किससे होगा। तो देखिए जिस प्रकार से मुर्गी अंडा देती है उसी प्रकार से गाय क्या देती है दूध, मतलब आंसर क्या होगा मिल्क। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा दूध मतलब मिल्क। आगे देखिए अगला बिल्कुल सिंपल था, ये भी एनालॉजीज था। पंखे का संबंध जिस प्रकार हवा से है उसी प्रकार बल्ब का संबंध होगा। तो जिस प्रकार से पंखा हवा देता है उसी प्रकार से बल्ब क्या देगा रोशनी, लाइट, LIGHT लाइट, या फिर हिंदी में बोले तो रोशनी या फिर प्रकाश, जो भी आपको ऑप्शन में दिखे वो। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रैंकिंग से पूछा गया है। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में प्रारंभ से विराट का स्थान 17वां है,
अंत में उसका स्थान क्या होगा। तो देखिए टोटल हमें यहाँ पर कितने दिए हैं 31। एक तरफ से विराट का प्लेस कितना दिया है 17, दूसरी तरफ से निकालना है, उसको हम मान लेते हैं m-1। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, 17 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो गया 16, और उस 16 को उठा के बराबर के इस तरफ ले आइए, तो क्या हो जाएगा -16। किसकी वैल्यू हो जाएगी, m की, मतलब दूसरी तरफ की वैल्यू की, मतलब कौन सी, अंत से स्थान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 31 - 16 कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 15, मतलब 15। तो m का नंबर क्या हो जाएगा 15, मतलब जो विराट का स्थान है वह अंत से कौन सा होगा 15वां। यदि किसी, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए सीरीज पूछी गई है 9, फिर 19, फिर 39, 79 और 159। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। 9 से 19 कैसे लेके आएंगे, तो देखिए 9 में यदि हम मल्टीप्लाई करते किसका 2 का, तो 9 दूनी 18 प्लस 1 कितना हो गया 19। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, 19 दूना 38 प्लस 1 कितना हो गया 39। उसी प्रकार से दोस्तों देखिए 39 दूना 78 प्लस 1। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 159 इंटू 2 प्लस 1। तो देखिए पहले 159 में इंटू 2 का कर लीजिए और उसमें क्या जोड़ दीजिए 1। चलिए आइए कर लेते हैं। तो देखिए 159 इंटू 2 मतलब कितना हो गया 318 प्लस 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा 3, 1 और 9, 319। ठीक है, तो यहाँ पर अगला पद क्या होगा 319। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है वह अल्फाबेटिक सीरीज से पूछा गया है। यहाँ पर देखिए CDE, फिर उसके बाद में दिया हुआ है IJK, उसके बाद में दिया हुआ है NOP, और फिर अगला स्टेप क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल ही है CDE। अब उसके बाद में देखिए I मतलब यहाँ पर ड्रॉप किस किस को किया गया है, F, G और H को। यहाँ पर 3 एलिमेंट ड्रॉप किए गए। फिर देखिए आगे I, J और K, फिर यहाँ पर N से आया मतलब K के बाद में क्या हो गया दोस्तों L और M। यहाँ पर 2 एलिमेंट ड्रॉप किए, तो यहाँ पर देखिए पहले 3 ड्रॉप किए, फिर 2 एलिमेंट ड्रॉप किए, तो यहाँ पर कितना एलिमेंट ड्रॉप करेंगे 1। तो देखिए P के बाद किसको ड्रॉप करेंगे, Q को ड्रॉप कर देंगे, और आगे यहाँ पर कितने एलिमेंट लिख देंगे हम 3। तो Q के बाद में बताइए दोस्तों क्या क्या आता है, R, S और T। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा R, S, T। बिल्कुल सिंपल था, इजी। चलिए आइए, यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे वेन डायग्राम से कि मैमल, रेप्टाइल और लिजार्ड को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिए हमें 3 एलिमेंट, मैमल्स, रेप्टाइल और लिजार्ड। मैमल्स मतलब जो अंडा देते हैं, मतलब स्तनधारी, रेप्टाइल मतलब रेंगने वाले, और लिजार्ड मतलब क्या होगा यहाँ पर छिपकली। तो देखिए यहाँ पर कौन सी आकृति प्रदर्शित करेगी इनको, तो यहाँ पर इसकी सही आकृति होगी कि सभी के सभी जो लिजार्ड होंगे वह किस में जाएंगे, रेप्टाइल में। ठीक है, और कुछ रेप्टाइल क्या हो जाएंगे, मैमल। तो यह हमारी होगी सही आकृति। चलिए आइए आगे देखते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चंडीगढ़, इंडिया और सियोल दिया हुआ है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, चंडीगढ़ इंडिया के अंदर आ जाएगा और सियोल जो है वह दक्षिण कोरिया की कैपिटल है, तो वह कैसे बन जाएगी अलग। तो देखिए यहाँ पर चंडीगढ़ पूरा का पूरा किस में, इंडिया में। ठीक है, और सियोल जो है वह बन जाएगा अलग। तो यहाँ पर ये जो आकृति है यह प्रदर्शित करेगी इन तीनों के बीच के संबंध को। ठीक है, वेन डायग्राम के 2 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है 7, 16, 34 और 70। तो अगला स्टेप क्या होगा, बिल्कुल ही सिंपल है। यहाँ पर दोस्तों सीरीज में यदि आपके लॉजिक लग गए तो क्वेश्चन को बनाना बिल्कुल ही आसान, और यदि लॉजिक नहीं लगा तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा ये टफ। चलिए आइए देखिए, बिल्कुल सिंपल है। 7 से 16 कैसे लेके आएंगे, तो देखिए 7 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका 2 का, तो 7 दूनी 14 प्लस 2, तो यहाँ पर इंटू 2 प्लस 2 हुआ। आगे देखिए 16 से 34 कैसे लेंगे आएंगे, तो इंटू 2 प्लस 2, तो 16 से 34 आ जाएगा, 16 दूना 32 प्लस 2। उसी प्रकार से दोस्तों आगे यहाँ पर बढ़ेंगे तो 34 दूना 68, 68 प्लस 2 करेंगे तो 70 आ जाएगा, और आखिरी में क्या करेंगे 70 मल्टीप्लाई किसका कर देंगे 2 का, और क्या कर देंगे प्लस 2 ऐड, तो 7 दूनी 14, 140 प्लस 2, तो हमारा आंसर क्या होगा 142। बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह हमारा ब्लड रिलेशन से पूछा गया है कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा कि वह महिला मेरे पिता के एकमात्र पुत्र के पिता की माता है। वह महिला लड़के से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, बाकी क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल। देखिए यहाँ पर हम बना लेते हैं कि एक लड़का जो है वह एक फोटो की ओर इशारा करके कह रहा है कि यह जो महिला है वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र। अब देखिए इसके पिता यहाँ पर बन गए,
कि एकमात्र पुत्र मतलब कौन हो गया, ये खुद मतलब सेल्फ। वापस देख लीजिए, लड़के ने कहा कि वह महिला मतलब ये जो महिला है वह मेरे पिता मतलब इनके जो पिता हैं के एकमात्र पुत्र। अब पिता के एकमात्र पुत्र कौन, मतलब वह खुद के पिता, मतलब वापस पिता पे बात आ गई, की माता है। तो पिता की माता मतलब यहाँ पर पिता की माता की बात चल रही है, मतलब ये फोटो वाली महिला कौन है, दादी। महिला लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो यह महिला इस लड़के की क्या लगेगी, दादी मतलब ग्रैंड मदर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, दादी। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, बिल्कुल सिंपल था, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पर आंसर क्या होगा, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वह था FDD का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों FDD जो है वह सेकेंडरी मेमोरी होती है, यह एक स्क्वायर शेप मैग्नेटिक डिस्क होती है। FDD का पूर्ण रूप क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, FLOPPY, फ्लॉपी डिस्क DISK, फ्लॉपी डिस्क और ड्राइव। पहले यूज होती थी क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है वो कम होती है, जो डेटा कैपेसिटी है दोस्तों वो इसकी क्या होती है, कम, इसलिए ये पहले यूज होती थी। तो FDD का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होगा, फ्लॉपी डिस्क और ड्राइव। आगे दिया गया है सुपर कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला सुपर कंप्यूटर क्या था, क्रे फर्स्ट। तो दोस्तों ध्यान रखिए, सुपर कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, सीमोर क्रे को, SEYMOUR और यहाँ पर CRAY, सीमोर क्रे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीमोर क्रे जो है वह सुपर कंप्यूटर के पिता कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, दो छोटे छोटे क्वेश्चन और बचे हैं मिरर इमेज के, उन्हें भी देख लेते हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा गया था कि यहाँ पर आपको मिरर इमेज बनाने के लिए बोला गया था कि मिरर इमेज कैसा बनेगा। तो देखिए कुछ डायग्राम इस प्रकार से बना गया था एग्जाम में। यहाँ पर आपको एक एरो मिला था, ठीक है, और यहाँ पर इसके इस साइड में एक क्लाउड टाइप का बना हुआ दिया गया था, और यहाँ पर इसका क्या लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है। तो इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्लॉक वाले चैप्टर में पढ़ाया था, ध्यान रखने वाली बात मैंने आपको बताई थी क्या, कि जब भी मिरर इमेज आएगी मतलब क्या होगा, लेफ्ट और राइट जो है वो इंटरचेंज होंगे और अप डाउन कैसा रहेगा, सेम। तो जो चीज लेफ्ट में है वह राइट में चली जाएगी और जो चीज राइट में है वह कहाँ चली जाएगी, लेफ्ट में। तो देखिए यहाँ पर जो बादल जैसा क्लाउड जो था वह इस तरफ आ जाएगा और बचा हुआ हमारा जो एरो था, जो तीर था, ठीक है, वह कुछ इस प्रकार से बना हुआ दिखेगा। तो यह था इसका आंसर। और इसी प्रकार से एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा पूछा गया था, देखिए कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ आया था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार बना था, एक ये खाली सर्कल और यहाँ पर एक जो सर्कल था इसे भर दिया गया था और यहाँ पर क्या लगा दिया गया, मिरर, और पूछा गया इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल था, जो चीज़ लेफ्ट में है उसे राइट में कर दीजिए और जो चीज़ राइट में है उसे लेफ्ट में कर दीजिए। मतलब यहाँ पर एक बॉक्स बना दीजिए, ठीक है। अब जो सर्कल या जो यहाँ पर गोला बना हुआ है पेंटेड, वो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और जो खाली सर्कल बचा हुआ है वो किधर आ जाएगा, राइट हैंड साइड में, ठीक है। जो भरा हुआ है वह लेफ्ट में आ जाएगा और जो खाली है वह किधर चले जाएगा, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर ये होगा मिरर इमेज वाला आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, रीजनिंग में यहाँ पर इतना ही था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ समय ज़्यादा लग गया क्योंकि मैंने आपको समझाया था। बाकी यदि आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट लग जाएंगे।